हेलो एवरीवन, वेलकम टू विदिकवर्स। हमारे चैनल विदिकवर्स पे हर सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है। तो उसी एक सीरीज का पार्ट है सीपीसी लेक्चर सीरीज, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट। तो हम इनको एक एक करके देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स के अकॉर्डिंग भी, और कई बार ये प्री में पूछा गया है जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स में। जैसे फॉरेन कोर्ट कहाँ डिफाइंड है या उनका फॉरेन जजमेंट कहाँ डिफाइंड है, क्या वो कंक्लूसिव होंगे इंडिया के लिए कि नहीं होंगे, ये सब चीजें जरूरी है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, डिफाइन फॉरेन कोर्ट्स एंड इट्स रिलेवेंसी ऑफ जजमेंट इन इंडियन कोर्ट्स। ठीक है, तो चलो हम उनको और बेहतर तरीके से समझने का प्रयत्न करते हैं। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम इन अ बेटर वे। ठीक है, चलो। तो फॉरेन कोड कहां डिफाइंड है? फॉरेन कोड डिफाइंड है सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। एक मिनट, आप सबने अपने बैरेट अपने साथ रखे हैं? अगर नहीं रखे हैं तो वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको नहीं मजा आएगा पढ़ने में, नहीं आपको बाद में लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन कर पाएंगे आप, है ना? तो बेटर है आप अपने बैरेट्स अपने साथ रखिए। ठीक है, जल्दी बैरेट उठाइए, वीडियो पॉज कर दीजिए और बैरेट उठा के लाइए अपना। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सबके पास बैरेक्ट है, ठीक है। चलो, तो अब हम पढ़ेंगे फॉरेन कोर्ट ऑफ फॉरेन जजमेंट। फॉरेन कोर्ट डिफाइंड है सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 2। ठीक है, तो हम पहले बेयर रीडिंग करेंगे, हमारा वही फॉर्मूला रहेगा, बेयर रीडिंग फिर मेरे नोट से रीडिंग। ठीक है, चलो। फॉरेन कोर्ट मींस अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। ये जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, इसको आप लोग अपने बैरेट में भी हाईलाइट कर लीजिए, मैं इसको एक एक करके समझाता हूँ। तो फॉरेन कोर्ट मींस अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब वही बात है। ठीक है, अब आप क्या समझे? फॉरेन कोर्ट वह कोर्ट है जो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, बट किसने स्टैब्लिश नहीं किया, या कौन इसको कंटिन्यू नहीं कर रहा है? अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब पहले दो कंडीशन है इसमें। एंड मतलब प्लस होता है हमेशा, ठीक है, एंड एंड मतलब प्लस। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये कि उसको आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, टेरिटरी ऑफ इंडिया। दूसरा, नॉट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यू, ये दोनों एक ही कंडीशन में आएंगे। ठीक है, स्टैब्लिश ना एस्टेब्लिश किया गया है और ना कंटिन्यू किया गया है, लेकिन आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई भी, जैसे हमारी एम्बेसीज आपने सुनी होंगी, ठीक है, जो आईएफएस बनते हैं वो उनको संभालते हैं, ठीक है, फॉरेन सर्विसेज वाले लोग। तो हमारी मान लो यूएसए में एम्बेसी बनी हुई है, वहां एक हमने एक सिविल कोर्ट या कोई भी कोर्ट सेटअप कर दिया है, सिविल कोर्ट मान लीजिए, कि वो मैटर डील करेगा रिलेटेड टू द क्रिमिनल सिविल थिंग्स डन बाय द इंडियंस, और उनके खिलाफ भी हो सकती हैं। तो अब इसको डील करना है, तो क्या ये फॉरेन कोर्ट आएगा? क्या ये फॉरेन कोर्ट में आएगा? कमेंट कीजिए यस और नो। ठीक है, जिनका भी आंसर है कि ये फॉरेन कोर्ट माना जाएगा, क्योंकि देखो ये तो अमेरिका में है, यूएसए में है, तो ये तो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है। अगर ये इंडिया के बाहर सिचुएटेड है तो ये फॉरेन कोर्ट है। लेकिन आप एक कंडीशन भूल रहे हैं। क्या वाली कंडीशन? कि ये स्टैब्लिश नहीं, स्टैब्लिश हुआ है, नॉट स्टैब्लिश होना चाहिए, बट स्टैब्लिश किया गया और कंटिन्यू किया जा रहा है किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। क्योंकि एम्बेसीज जो होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, कौन चलाता है? जिस कंट्री ने उसको सेटअप किया है। मान लो इंडिया ने अपनी एम्बेसी चालू की है यूएसए में, तो इंडिया इज द सोल ओनर अथॉरिटी जो उसको फंक्शनैलिटी उसका देखे। ठीक है, एक ही कंडीशन मैट हुई, क्या? कि आउटसाइड इंडिया, बट दूसरी कंडीशन मैट नहीं, तो ये फॉरेन कोर्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो अमेरिका में कोई कोर्ट है, यूएसए में कोई कोर्ट है, और वहां एक जजमेंट आता है। ठीक है, मान लो वो जजमेंट आता है, कोई भी अमेरिका का कोर्ट क्या होगा फिर हमारे लिए? फॉरेन कोर्ट। क्यों? उसमें दो कंडीशन मैट होनी चाहिए। पहली कंडीशन दी कि आउटसाइड इंडिया है, हाँ है, यूएसए में है। दूसरी, क्या वो स्टैब्लिश की गई है अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से? नहीं। क्या वो कंटिन्यू हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी से? नहीं। तो क्या होगा? वो फॉरेन कोर्ट मानी जाएगी। इस डेफिनेशन को भी इस तरीके से पढ़ना सीखो। फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंपल बन गई हमारे लिए, ज्यादा ड्रामा नहीं हुआ। फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट, आप लोग देख रहे हैं ना बैरेट में मैं किस लाइन को छोड़ रहा हूँ या किसको पकड़ के पढ़ा रहा हूँ। फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट स्टैब्लिश्ड बाय अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, पहली चीज। दूसरा कब पढ़ेंगे? फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट कंटिन्यूड बाय अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम फॉरेन कोर्ट अंडर सीपीसी किसको मान।
ठीक है, चलो फॉरेन कोड पढ़ लिया, चलो उसके बाद हम देखेंगे कि फॉरेन जजमेंट। तो सिंपल बात है, फॉरेन का कोर्ट कोई भी जो जजमेंट देगा वो हमारे लिए फॉरेन जजमेंट कंसिडर होगा। ये सब सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 2 में गिवन। ठीक है, ये देखो मैं आपको अपने नोट्स में इसमें बता देता हूँ। ये देखो फॉरेन कोर्ट सिंपल आउटसाइड इंडिया प्लस एंड मतलब प्लस नॉट सिचुएटेड और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल जजमेंट भी होगा। अब ये हम फॉरेन कोड को पढ़ते हैं रेड विथ सेक्शन 13 इन सेक्शन 40। क्यों? सेक्शन 13 क्या कहता है? व्हेन फॉरेन जजमेंट इज नॉट कंक्लूसिव। कब फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा हमारे लिए, कब हम उसको यूज नहीं कर सकते? फॉरेन कोर्ट ने बोल दिया कि मान लो ये वाला बॉक्स आदर्श का है ना, तो कब किस कंडीशन में हम फॉरेन कोर्ट के इस कंक्लूजन को कि ये बॉक्स आदर्श का है हम नहीं माने, ये सेक्शन 13 बताता है। सेक्शन 14 बताता है प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट को हम कैसे प्रिज्यूम करेंगे, उसका प्रिजम्पशन क्या होगा बेसिक। फिर हम अपना वही स्टेप फॉलो करेंगे, कौन सा? बेयर एक्ट की रीडिंग, फिर नोट्स की रीडिंग। चलो तो बेयर एक्ट में मूव करते हैं, बेयर एक्ट में मूव करते हैं अपने वाले पे। तो हम जाएंगे सेक्शन 13 पे। ठीक है, तो अब हमारे सामने बेयर एक्ट में सेक्शन 13 खोल लिया सबने। ठीक है, वेरी गुड, चलो ये हमें भी मिल गया सेक्शन। देखो सेक्शन 13 हमें मिल गया है, तो हम बताएंगे कि व्हेन फॉरेन जजमेंट इज नॉट कंक्लूसिव, कब नहीं फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होगा, कब नहीं होगा। तो देखो फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव एज टू मैटर देयर बाय। देखो हेडिंग क्या बोल रही है कि कब कंक्लूसिव नहीं होगा, डेफिनेशन में क्या लिखा है कि कंक्लूसिव होगा, कब होगा? जब वो मैटर डायरेक्टली एडजुडिकेटेड हो। एडजुडिकेटेड मतलब समझ रहे हैं? पहले डायरेक्ट रीडिंग करेंगे फिर उसको हम समझाएंगे। अब फॉरेन जजमेंट shall be conclusive as to any matter thereby directly adjudicated upon between the same parties or between same parties under whom they or any of them claim litigating under the same title। हमें दो चीज मिली है, सेम पार्टीज और पार्टीज अंडर द सेम टाइटल। समझ रहे? सेम पार्टी सेम टाइटल में डिफरेंस बता देता हूँ। मान लो सेम पार्टीज कौन हो सकती है? ए ने बी को घर बेचा और इन दोनों के बीच में घर की बात हो रही है, ये कोर्ट में इशू चला गया कि बेचा कि नहीं बेचा। सेम पार्टी सेम टाइटल। ए के पास टाइटल किसका होगा? मान लो ए उसके घर पे टेनेंट था, रेंट से रहता था, ठीक है, और बी ओनर था घर का। बट टेनेंट और ओनरशिप के बीच में उन्होंने अपना घर ही सेल कर दिया, तो टाइटल टाइटल में क्या होगा? एक टेनेंट एक ओनर। अब दोनों में क्या है? अब दोनों ओनर हो, वो ओनर हो गया और ये कोई नहीं होगा, ये थर्ड पार्टी हो गया मान लो, क्योंकि प्रॉपर्टी तो उसकी चली गई अगर उसने सच में सेल करा था। ठीक है, तो टाइटल और पार्टीज में ये है। चलो आगे पढ़े। क्या कंडीशन? एक्सेप्ट, ये बहुत बड़ा खेल खेलता है भाई, ये आपको एक्सेप्शन दे देते हैं। क्या एक्सेप्शन है? अब अब ये इस लाइन को जस्टिफाई कर रहा है यहां से कि कब नहीं होगा। ठीक है, तो व्हेन, जब प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन आप समझ रहे हैं? मान लो आपके कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने पे 1,000 रुपए का फाइन लगा, लेकिन आप पहुंच कहाँ गए? सीजेएम कोर्ट में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में। कोर्ट कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? पावर। ठीक है, आप उस कोर्ट की पावर ही नहीं है, आप उसमें पहुंच गए। मान लो कि 1 करोड़ का केस चल रहा हो, आप पहुंचे कहाँ है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास कोर्ट में, जिनकी कोर्ट की वैल्यू फिक्स की गई है कि इतने अमाउंट तक डील करेंगे, बट आप बहुत आगे चले गए। मान लो कि कोर्ट है, मान लो दो पार्टीज है, एक झांसी की पार्टी है एक ललितपुर की पार्टी है। ठीक है, दोनों ने मान लो झांसी कोर्ट में अपना वो किया है, केस सूट, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि कोई भी इशू होगा, ब्रीच होगा, तो वो सेटल किया जाएगा झांसी कोर्ट में। ठीक है, अब आप पहुंच गए केरल और आपने वहां के किसी कोर्ट में केस कर दिया है, वहां का कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन ही नहीं है उस केस को लेकर, है ना, तो ये जुरिस्डिक्शन की बात हो गई। फिर वेयर इट इज नॉट बीन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ द केस का मेरिट कुछ और है, बट किसी और की वजह से दे दिया केस का जजमेंट, तब भी क्या होगा? कंक्लूसिव नहीं होगा फॉरेन जजमेंट। वेन इट अपीयर ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग, जब प्रोसीडिंग से ही समझ में आए कि आपने कोई इंटरनेशनल लॉ का इनकरेक्ट व्यू देखा है। इसमें देखिए इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है कि मान लो जैसे ह्यूमन राइट्स लॉ हो गए, आपने उनको फॉलो नहीं किया, या कोई भी ऐसा इंटरनेशनल लॉ है, आप प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे होंगे इस सेमेस्टर में, कोई भी ऐसा इंटरनेशनल जिसका आपने इनकरेक्ट व्यू लिया है जजमेंट में और फेस ऑफ द प्रोसीडिंग दिख रहा है, या आपने रिफ्यूज कर दिया इंडियन लॉ को। मान लो कोई एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दोनों पार्टी इंडिया की थी, उनका अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फूड को लेके कि आप मुझे चीनी देंगे, मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा, ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, लेकिन अब इसमें कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा लॉ लगना था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होना था, वो उनने क्या लगा दिया? अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई लगा दिया। तो देखो और का मतलब क्या होगा?
when it appears on the face of the proceeding to be founded on incorrect view or international, or where it appears on the face of the proceeding to be founded on refusal of recognize or refusal to recognize the law of India in such case। तो इसमें ये कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा उनका जजमेंट फॉरेन कोर्ट का। फिर where the proceeding obtained by opposed to नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल आप पढ़ेंगे। नेचुरल जस्टिस के 3 प्रिंसिपल होते हैं, मतलब दोनों पार्टी को ऑडियो अल्टरम पार्टम, हियर द बोथ साइड, ठीक है, दोनों पार्टी को सुनना, दोनों पार्टी को नोटिस सर्व करना, ठीक है, तो ये सब अनबायस्ड होना, ये सब अगर ये सब फॉलो नहीं किया गया नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल, तब भी वो फॉरेन कोर्ट का जजमेंट इंक्लूसिव नहीं माना जाएगा, कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा। या जजमेंट फ्रॉड से आया है, जैसे जस्ट एक कहावत है कि जस्टिस एंड फ्रॉड कैन नॉट ड्वेल टुगेदर, न्याय और फ्रॉड साथ नहीं रह सकते, ठीक है। ये केस में भी आया था एसपीसी नायडू वर्सेस जगन्नाथ, इसमें कोर्ट ने यही बोला था कि व्हेन अ फॉरेन जजमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, इट हैज बीन गेन्ड बाय फ्रॉड, देन इट विल नॉट बी कंक्लूसिव इन इंडियन, ठीक है। चलो, where it sustains a claim founded on a breach of law in force of India। मान लो कोई भी क्लेम है जो फाउंड हुआ है ना ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन इंडिया, इंडिया में कोई भी लॉ फोर्स में चल रहा है, उसके ब्रीच पे भी अगर उन्होंने कोई फॉरेन जजमेंट दे दिया तो वो भी कंक्लूसिव नहीं होगा। 14 पढ़ लेते हैं, फिर 13 को पहले क्या करें, 13 को चलो नोट से पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो, suits related to foreign court, foreign judgment, foreign court 215, 25 जजमेंट 26, ठीक है। अब 13 नॉट कंक्लूसिव कब, अब देखो इसमें डायरेक्टली एडजुडिकेटेड होना चाहिए। कब कंक्लूसिव नहीं होता है, देखो ये लिखा है ना हमने कि डायरेक्टली एडजुडिकेटेड, समझ रहे हैं, देखो मतलब कोर्ट हर्ड एंड अपोज अप्लाइड जस्ट जुडिशियल माइंड, मतलब जो फॉरेन कोर्ट है उसने आपका मैटर सुना, आप सेनिस को काटो, डायरेक्टली एडजुडिकेटेड, सेनिस को काटो। देखो मैंने भी दिखाया आपको कि डायरेक्टली एडजुकेटेड बेरेट में दिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या हुआ, कोर्ट हार्ड एंड अप्लाइड जुडिशियल, मतलब फॉरेन कोर्ट ने अपना आपका मैटर सुना, आपके मैटर को जाना, उसके बाद उन्होंने क्या किया, कौन सी कलर का पेन ले लूं, उन्होंने क्या कि आपका मैटर एडजुडिकेट कर दिया, मतलब उन्होंने सुनने के बाद आपके मैटर को जुडिशियल माइंड अप्लाई किया, फिर डिसाइड किया बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन पार्टीज इन द सेम मैटर। मैंने बता दिया सेम पार्टीज और सेम टाइटल क्या होता है, सेम मैटर सेम टाइटल, ठीक है। अब किस कंडीशन में नहीं माना जाएगा, जब कंपिटेंट कोर्ट जुडिक्शन नहीं देगा। देखो हमेशा जजमेंट को कंक्लूसिव होने के लिए कंपिटेंट कोर्ट से पास होना चाहिए, नहीं तो वो पास नहीं माना जाएगा। मान लो कोई स्टे ऑर्डर केरल कोर्ट से लाता है झांसी में किसी रोड को रुकवाने के लिए, तो कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन का नहीं है, तो एग्जीक्यूशन ही नहीं हो पाएगा, है ना। नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट ऑफ द केस, मेरिट पे ना देना, दैट इज एडजुडिकेट ही ना होगा, सुनना ही नहीं, कोर्ट सुनेगा ही नहीं, समझ रहे हैं। जहां इंटरनेशनल लॉ अप्लाई हो रहा था उसका इनकरेक्ट व्यू या इंडिया के किसी लॉ को अप्लाई नहीं किया, देखो मैंने आपको समझा दिया। प्रोसीडिंग इन विद द जजमेंट ऑब्टेन्ड बाय अपोज्ड टू नेचुरल जस्टिस, ठीक है, जहां ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड हुआ है या ब्रीच ऑफ इंडियन फोर्स, इंडियन के ब्रीच ऑफ एनी लॉ दैट इज इन फोर्स ऑफ इंडिया। 14 क्या कहता है, इट्स अ रिवर्टेबल प्रेजम्पशन। रिवर्टेबल प्रेजम्पशन का मतलब क्या होता है, तो रिवर्टेबल प्रेजम्पशन का मतलब होता है ऐसे प्रेजम्पशन जिसको रिवर्ट किया जा सके या जिसको काटा जा सके ऑफ लॉ, एंड ये कंक्लूसिव नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, कोर्ट शैल प्रेज्यूम, चलो पहले हम बेयर एक्ट वाली रीडिंग करेंगे, आप लोग मुझे याद नहीं दिलाए। देखो 14 सेक्शन 14 क्या कहता है, प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट, कोर्ट शैल प्रेज्यूम अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ फॉरेन जजमेंट। कोर्ट प्रेज्यूम करेगा कि अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड कॉपी दी है फॉरेन जजमेंट, तो दैट जजमेंट शैल बी दैट सच जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड, तो कोर्ट यह मानेगा, कोर्ट यह प्रेज्यूम करेगा ये जजमेंट फॉरेन कोर्ट के किसी कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन के कोर्ट ने दिया है, अनलेस, अब देखो ये भी एक आपका एक्सेप्शनल क्लॉज जोड़ देता है कि अगर कॉन्ट्रेरी अपीयर हो रिकॉर्ड से, बट प्रिजम्पशन में भी डिस्प्लेस बाय प्रूविंग दैट अ वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन, ठीक है। चलो इसको नोट्स में लिखते हैं कि कोर्ट शैल प्रेज्यूम प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ फॉरेन जजमेंट, द जजमेंट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द कोर्ट ऑफ कंपिटेंस, मैंने बता दिया है। कोर्ट मानेगा कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं जो सर्टिफाइड कॉपी है फॉरेन जजमेंट की, तो कोर्ट मानेगा कि उसको फॉरेन जजमेंट जज फॉरेन कोर्ट ने जिसने ये दिया है वो कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन का, ठीक है, अनलेस कब अपीयर हो ऑन द रिकॉर्ड की नहीं है, या पार्टी प्रूव करे कि वो कंपिटेंट कोर्ट नहीं था जिसने ये सर्टिफाइड कॉपी दी है जजमेंट, ठीक है। चलो सेक्शन 13 एंड सेक्शन 40 enact a rule of res judicata in the case of foreign judgment। अब देखो, अब आप पूछेंगे सर रेस जुडिकाटा क्या होता है, रेस जुडिकाटा, रेस मतलब
ऑलरेडी, रेस जुडिकाटा का मतलब होता है ऑलरेडी डिसाइडेड। ये हम सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी में है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमेशा लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है। ठीक है, तो रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा मतलब ऑलरेडी डिसाइड। अब क्यों हम कह रहे हैं कि 13 और 14 ऐसे काम करते हैं कि ऑलरेडी डिसाइडेड केस है फॉरेन जजमेंट, क्योंकि है भाई फॉरेन कोर्ट जब हमें कोई जजमेंट देगा उसी की तो हम कॉपी लाएंगे यहाँ पे कि देखो अमेरिका की कोर्ट ने तो हमको ये बोला है, ये रिलीफ दिया था, है ना। तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड केस माने जाएंगे। It is noted that judgment delivered by foreign court of competent jurisdiction can be enforced by Indian court and will operate at a res judicata. मान लो वहां से आया कि राम और श्याम ने दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने पे 1,000 रुपए फाइन देना था, नहीं देता है तो उसकी प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर हो जाएगी जो इंडिया में सिचुएटेड है। जब वो जजमेंट इंडियन में आएगा, कोर्ट में आएगा, तो कोर्ट उसको क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा, घर ट्रांसफर करवा देगा। समझ रहे हैं? चलो, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, ये हमारा हो गया। अगर किसी को ये ना समझ में आया हो, 13F बता देता हूँ। फॉरेन जजमेंट फाउंडेड ऑन ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ वेयर अ फॉरेन जजमेंट सस्टेन्स अ क्लेम फाउंडेड ऑन ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ अनफॉर्चुनेटली इज नॉट। और ये क्वेश्चन बहुत बार प्री में पूछा गया जुडिशरी में कि विच सेक्शन ऑफ आईसीपीसी डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल। अब क्या समझ में आया आपको प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ? फॉरेन कोर्ट के जजमेंट को। तो सेक्शन 13 एंड 14 ऑफ सीपीसी डील विद प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें मेल कर दीजिए। ठीक है, डाउट हमेशा, डाउट कभी भी मत रखना। डाउट आप रखेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी, इसलिए तुरंत आप हमें मेल कीजिए। अगर आपको हमारी लेक्चर सीरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।